हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कुछ पैटर्न देखे थे कि नदियों द्वारा किन किन पैटर्न का विकास किया जा रहा है। आज हम लोग जो भारत का अपवाह तंत्र है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि भारत के अपवाह तंत्र को, अब तक तो आप लोगों को एक क्लियर ही हो गया होगा कि अपवाह क्या होता है। अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग पहले मेरा पिछला क्लास जाके देख लीजिए, पिछली वीडियो, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो आज हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? भारत के अपवाह तंत्र का क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? वर्गीकरण करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसका वर्गीकरण किसके आधार पे करेंगे हम लोग? ओरिजिन बेसिस पे। किस बेसिस पे? ओरिजिन बेसिस पे, उद्गम के आधार पे। तो हम लोग देखते हैं कि इसको दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग। इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? पहला जो होगा वो हिमालय का अपवाह तंत्र, हिमालय का अपवाह तंत्र, और दूसरा कौन सा होगा? प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह तंत्र। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन दो रूपों में किए। पहला उद्गम के आधार पे, उद्गम के आधार पे दो रूपों में हम लोग देखते हैं, हिमालय का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह तंत्र। अब हिमालय का जो अपवाह तंत्र है इसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांट सकते हैं। किस किस भाग में? पहला अरब सागर में गिरने वाली नदी और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। आप लोगों को मैं बताया था कि जब कोई नदी होती है तो जहां से उसकी उत्पत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? ओरिजिन, जहां से उस नदी का विकास होता है। और प्रत्येक नदियां कहीं न कहीं जाके क्या होती हैं? समाप्त होती हैं, या अपने जल को कहीं न कहीं ले जाकर क्या करती हैं? मिला देती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हिमालय की नदियों को हम लोग दो रूपों में बांट सकते हैं। हिमालय की कुछ ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में जाके गिरती हैं, अपने जल को ले जाती हैं, और कुछ ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। तो अरब सागर में ले जाने वाली मुख्य नदी कौन सी है? इसमें हम लोग देखते हैं कि मुख्य नदी कौन है? सिंधु। कौन सी है? सिंधु। और बंगाल की खाड़ी में दो नदियां, एक गंगा और दूसरा ब्रह्मपुत्र। तो हम लोग देखते हैं कि हिमालय से तीन मुख्य नदियां का क्या होता है? उद्गम होता है। और वो तीन मुख्य नदियां क्या करती हैं? जिसमें से एक अपना जल कहां पर ले जाके गिरा रही है? अरब सागर में। वो नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। और दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना जल कहां पर ले जाके गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। इसी तरह हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के अपवाह तंत्र को भी दो भागों में बांट सकते हैं। आप लोगों को क्लियर होगा। ये हम लोगों का क्या है? पेनिनसुला इंडिया है। आप लोगों को मैं बताया था यहाँ से क्या है? वेस्टर्न घाट है, और इधर क्या है? ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी नदियां हैं, और इधर क्या है? अरेबियन सी है, और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी नदियां हैं जो अपना जल कहाँ पे लाती हैं? अरेबियन सी में लाती हैं। और कुछ ऐसी नदियां हैं जो अपना जल कहाँ पर ले जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में ले जाती हैं। तो इसको भी हम लोग दो रूपों में बांट सकते हैं। पहला अरब सागर में गिरने वाली नदी, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी, दूसरी साबरमती, तीसरी माही,
नर्मदा, ताप्ती और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो आगे हम लोग क्लास में डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है? लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। इसमें लूनी को भी देखेंगे तो ये भी कभी कभी स्थल भाग पर ही सूख जाती है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों के क्रम में रखते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे मैप से इसको समझना चाहेंगे तो यहाँ पे कौन सी नदी हो जाएगी? लूनी, और यहाँ पे माही, उसके बाद यहीं पे साबरमती और उसके बाद कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती। ये नदियां हैं। तो इनको आप एक क्रम से याद कर लीजिएगा, चाहे तो इसको एक कोड से आप लोग याद कर लीजिएगा। लू समानता। लू समानता मतलब, लू मतलब लेना, समानता मतलब समान व्यवहार या किसी से समानता की उम्मीद करना। तो इसको याद रखिएगा कि क्या? लू समानता। लू से लूनी, स से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा और त से ताप्ती। इनका अगर नॉर्थ से साउथ क्रम भी पूछ दिया जाएगा तो भी आप लोग इसको लगा सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कहाँ पर जाकर गिरती हैं? अरब सागर में। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? इसमें हम लोग कौन कौन सी नदियों को देखेंगे? स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा के बाद महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कहां पर जाकर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कभी कभी एग्जाम में रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। यहाँ से 3 नदी दे देगा कि नर्मदा, ताप्ती, माही और कृष्णा। यहाँ से एक नदी दे देगा, पूछ देगा कौन भिन्न है, तो आप लोग लगा सकते हैं कि 3 अरब सागर में गिर रही और एक बंगाल में गिर रही। या यहाँ से दे देगा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और कोई एक नदी यहाँ से दे देगा, तो इसको पूछ सकता है। तो इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा कि क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों को हम लोग 2 रूपों में बांटते हैं। पहला अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरा क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हम लोग देखते हैं कि लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती प्रमुख नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में हम लोग देखते हैं स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगाई। ये सब प्रमुख नदियां हैं जो कहाँ पे गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियों में जल का मुख्य सोर्स क्या है? जल के मुख्य सोर्स क्या है? ग्लेशियर है। जल के मुख्य सोर्स क्या है? ग्लेशियर है। वहीं प्रायद्वीपीय जो पठार की नदियां हैं ये पूरी तरह से किस पर डिपेंड करती हैं? वर्षा पे डिपेंड करती हैं। इनमें जो जल की मात्रा आती है वो किससे आती है? वर्षा से आती है। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो हिमालय की नदियां हैं क्या है? सदा नीरा है। क्या है? सदा नीरा है। मतलब इनमें जल की आपूर्ति सदैव क्या होती है? बनी रहती है। वहीं पे प्रायद्वीपीय नदियों में हम लोग देखते हैं कि गर्मियों में कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं? सूख जाती हैं। या जो बड़ी नदियां भी होती हैं उसमें जल बहुत कम हो जाते हैं। तो उसमें रीजन क्या है? क्योंकि हर समय तो हम लोगों के यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। इसमें भी हम लोगों के मुख्य रूप से किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। जो यहाँ पर भी जल की आपूर्ति होती है वो किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। तो हम लोग देखते हैं कि हम जो भारत का अपवाह तंत्र था उसका जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पहला उद्गम के आधार पर किया गया। उद्गम के आधार पर इसको हम लोग 2 रूपों में देखते हैं, हिमालय का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह तंत्र। हिमालय के अपवाह तंत्र को भी 2 रूपों में हम लोग देख सकते हैं, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियों को और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदी में सिंधु नदी प्रमुख है,
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र को देखते हैं। उसी तरह प्रायद्वीपीय पठार के अपवाह तंत्र को भी हम लोग दो रूपों में देखेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा यही इन लोगों का नॉर्थ टू साउथ क्रम भी है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में हम लोग स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बैगाई को देखते हैं। अब हम लोग अपने इस क्रम को हिमालय के अपवाह तंत्र से आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे, सिंधु नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग इसके सिंधु नदी को समझते हैं। आइए हम लोग सिंधु नदी तंत्र द इंडस रिवर सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, सारी चीजें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी, है ना। कंफ्यूजन घर लेकर मत जाइएगा आप लोग। तो आइए सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को देखिए भाई, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो। आप लोग वीडियो को अभी लाइक और शेयर कर दीजिए। अब आइए हम लोग सिंधु नदी तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए, ये हम लोगों का जो है, आप लोग इससे परिचित ही होंगे, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो अब हो गया है लद्दाख, और इधर क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया है। यहाँ पर नीचे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। तो देखिए, इस एरिया में अगर मैं मैप बनाऊंगा तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर चीज़ें आप लोगों को उलझने लगेंगी। तो इसका मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा आप लोगों को, और एक अलग से भी मैप बनाकर दिखाऊंगा। तो आप लोग एक एक नदी को समझने का प्रयास करिएगा, और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट करते भी चलिएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर क्या है, तिब्बत वाला एरिया, चाइना वाला एरिया है, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण झील है या एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है, चेमाई युंगडुंग। कौन सा ग्लेशियर है, चेमाई युंगडुंग, ये ग्लेशियर है। इसी के पास ही मानसरोवर झील भी है, आप लोग जानते होंगे। और यहीं पर एक प्लेस है बोखरचू। कौन सा प्लेस है, बोखरचू। चेमाई युंगडुंग ग्लेशियर में ही एक प्लेस है बोखरचू। अब मान लीजिए कि आप यहीं पे हो गया, ये यहाँ पे बदला देता हूँ मैं, यही हो गया आपका बोखरचू या चेमाई युंगडुंग ग्लेशियर। अब यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है जो पश्चिम की ओर क्या होती है, प्रवाहित होते हुए ऐसे प्रवाहित होती है। इसको हम लोग किस नदी के नाम से जानते हैं, सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। तो जब ये सिंधु नदी है जो, यहाँ पे कौन सा देश हो गया, अगर तिब्बत देखा जाए तो तिब्बत, हालांकि तिब्बत तो चाइना के अधिकार में है, तो कौन सा देश हो गया, चीन, भारत और पाकिस्तान। तो ये जो सिंधु नदी है, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। तो जो सिंधु नदी है ये कितने देशों में प्रवाहित हो रही है, चीन, भारत और पाकिस्तान, 3 देशों में प्रवाहित हो रही है। और कहाँ से निकलती है, चेमाई युंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू नामक स्थान से। और यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा ये क्या है, अरब सागर है। तो कहाँ पर जाकर गिर रही है, अरब सागर में गिर रही है, अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। अब इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था, अगर पिछली क्लास आप लोग देखे होंगे तो जब मैं माउंटेन्स पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे एक पर्वत रेंज है, कौन सा है, काराकोरम। उसके नीचे एक पर्वत रेंज है, कौन सा, लद्दाख। यहाँ पे एक पर्वत रेंज है, कौन सा, लद्दाख। और उसके नीचे एक पर्वत रेंज है, कौन सा, जास्कर। कौन सा है, काराकोरम। काराकोरम के नीचे क्या है, लद्दाख। और लद्दाख के नीचे क्या है,
जास्कर। तो हम लोग देखते हैं जो ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी यहाँ से ऐसे आती है और लद्दाख श्रेणी के ऊपर से एंट्री करती है और यहाँ पे लद्दाख श्रेणी को काटते हुए क्या करती है, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए लद्दाख और जास्कर के बीच, किसके किसके बीच, लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती है। लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। तो अब यहाँ से हम लोगों के एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या बन रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि ये कहाँ से निकल रही है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है। ये किस रेंज का भाग है, अगर ये पूछ दिया जाए कि किस रेंज से निकल रही है तो ये किस रेंज का हिस्सा है, कैलाश रेंज का हिस्सा है। आप लोगों को पता भी होगा कैलाश रेंज भाई किस लिए प्रसिद्ध है, अपने महादेव जी के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि कैलाश रेंज से निकलने के बाद ये इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है, इंडिया में जो इसकी एंट्री होती है यहाँ पे एक प्लेस है, कौन सा, दमचौक। कौन सा प्लेस है, दमचौक। दमचौक से इसकी एंट्री होती है और दमचौक से एंट्री होने के बाद यहाँ पे जो प्लेस है ये वाला जो प्लेस है वो कौन सा प्लेस है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, दुंगाती। एक प्लेस है क्या, दुंगाती। दुंगाती के पास से क्या करती है, कैलाश रेंज को काटती है, सॉरी लद्दाख को क्या कर रही है, काट रही है। लद्दाख को काट कर क्या करती है, जास्कर और लद्दाख के बीच में आती है और कुछ दूर तक पैरेलल क्या होती है, प्रवाहित होती है इन दोनों के बीच में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर जो है सिंधु लद्दाख श्रेणी को काटती है, तो कहाँ पे काटती है, दुंगाती में काटती है। उसके बाद आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक प्लेस है, उस प्लेस का क्या नाम है, चिल्लास। क्या नाम है, चिल्लास। चिल्लास में क्या करती है, चिल्लास से जैसे ही आगे बढ़ती है, चिल्लास से पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। चिल्लास से इसकी एंट्री कहाँ पे हो जाती है, पाकिस्तान में। मतलब कि भारत में दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास से निकल जाती है। जब चिल्लास से निकल जाती है तो ये मुख्य रूप से किन दो श्रेणियों के बीच प्रवाहित हो रही है, लद्दाख और जास्कर। और आप लोगों को पता होगा कि अगर ये जो नदी कोई प्रवाहित हो रही है, अगर इसकी दिशा इधर की तरफ है, अगर वेस्ट की तरफ है, तो हम लोग इसी के आधार पे इसके क्या करते हैं, बाएं और दाएं का अनुमान लगाते हैं। तो ये वाला जो एरिया होगा इसका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा और ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहीं पर एक प्लेस है, कौन सा प्लेस है, लेह। यहाँ पर एक प्लेस है लेह। कौन सा प्लेस है, लेह, जो सिंधु नदी के क्या है, दाएं तट पर स्थित है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है, तो दाएं तट पर स्थित है। इसके अलावा हम लोग और देखते हैं कि इस लद्दाख वाले क्षेत्र में ही एक गार्ज का निर्माण करती है। पिछले क्लास में मैं गार्ज आप लोगों को समझा चुका हूं, तो यहाँ पर उसमें ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। तो एक गार्ज का निर्माण करती है जिसका क्या नाम है, बुंजी गार्ज। किस गार्ज का निर्माण करती है, बुंजी गार्ज का। कहां पर करती है, लद्दाख में। और ये जो बुंजी गार्ज है ये लगभग 5200 मीटर गहरा है। आप लोगों को मैं बताया था कि अगर ये कोई पर्वत है, मान लीजिए ये पर्वत है और इस पर्वत को नदी द्वारा क्या किया जाता है, अगर काट दिया जाता है, ऐसे काट दिया जाता है और नदी क्या होती है, इस तरह प्रवाहित होने लगती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है जिसका क्या नाम है, बुंजी गार्ज, जो 5200 मीटर क्या है, गहरा है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए लेह के पास आई, लेह इसके दाएं तट पर है, और लेह से जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक श्रेणी है जिसका क्या नाम है, हरामोस। यहाँ पर एक श्रेणी है हरामोस, यहाँ पे एक माउंटेन है हरामोस। हरामोस में आकर ये दक्षिणावर्ती मोड़ लेती है, यहाँ से क्या होती है, साउथ की तरफ मुड़ जाती है। साउथ की तरफ मुड़कर कहाँ आती है, चिल्लास के पास। चिल्लास से ये पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है, और जैसे ही ये पाकिस्तान में एंट्री करती है तो हम लोग देखते हैं कि एक प्लेस आता है अटक। कौन सा प्लेस आता है, अटक। अटक आता है, और अटक तक ये क्या करती है, पर्वतों के बीच ही प्रवाहित होती है। और अटक के बाद से ये क्या होती है, मैदानी भागों में, धरातल पर क्या करती है, एंट्री करती है। ये क्या होती है, लैंड फार्म में फ्लो करने लगती है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग अटक से नीचे आते हैं, एक प्लेस आता है मिठानकोट। यहाँ पे एक प्लेस है, कौन सा, मिठानकोट। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो सिंधु नदी की बाएं साइड की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो यही मिठानकोट में ही सिंधु नदी से आकर क्या होती हैं, मिलती हैं। और इससे जैसे ही हम लोग नीचे बढ़ते हैं, एक शहर है, कौन सा, पाकिस्तान का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है कराची। और कराची के बाद ये क्या करती है, अरब सागर में डेल्टे का फॉर्मेशन करती है। और इसकी अगर जो टोटल लंबाई देखी जाए तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है। इसके अलावा एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि ये जो सिंधु नदी है, इसको तिब्बत में, यहाँ पे कौन सा एरिया है, तिब्बत वाला एरिया है। तो इस तिब्बत वाले एरिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको, ये वाला जो एरिया है, ये मान लीजिए मैं अलग कलर से बना दे रहा हूँ, ये जो तिब्बत वाला एरिया है इसको क्या बोला जाता है, सिंगी खबाब बोला जाता है। तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है, सिंगी खबाब बोला जाता है। उसके बाद देखिए इंडिया में एंट्री कर रही है, और इंडिया के बाद से फिर चिल्लास के पास से ये कहाँ पर एंट्री कर जाती है, पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। और पाकिस्तान में मिठानकोट, कराची होते हुए अरब सागर में क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। इतनी महत्वपूर्ण चीजें किसके बारे में, सिंधु के बारे में है। अब हम लोग इसकी प्रमुख सहायक नदियों को देखेंगे। ये अगर लिखना है, आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा, या तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अब आइए हम लोग सिंधु की सहायक नदियों को देखते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताया था कि सिंधु की दो तरह की सहायक नदियां हैं। एक सहायक नदियां इसके बाएं किनारे से आकर मिलती हैं, और दूसरी सहायक नदियां ये हैं, वो हैं जो इसके दाएं किनारे से आके मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, बाएं किनारे की सहायक नदियों को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देखेंगे, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और यहाँ पर भी समझा दूंगा आप लोगों को मैप में भी। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है, और इस तरह जम्मू कश्मीर होते हुए कहाँ पर जाकर डेल्टे का फॉर्मेशन कर रही है, अरेबियन सी में, अरब सागर में, अरब सागर में। और ये कौन सी रिवर है, सिंधु। और यहाँ पे पता है आप लोगों को, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, बोखरचू प्लेस, कैलाश रेंज। अब हम लोग देखते हैं कि इसके जो बाएं किनारे से सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है, चिनाब है। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, जब मैं पासेज पढ़ा रहा था तो हिमाचल प्रदेश के मैं पासेज आप लोगों को पढ़ाया था। इसमें एक यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पास है, कौन सा, बारालाचा। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण दर्रा है, कौन सा, बारालाचा। तो बारालाचा दर्रे से एक नदी निकलती है, कौन सी, चिनाब। तो बारालाचा दर्रे से यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, चिनाब। और यहाँ से वो निकलती है और ऐसे प्रवाहित होते हुए वो किस में आकर मिलती है, सिंधु में मिलती है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं
कि यहाँ से बारालाचा दर्रे से निकली चिनाब नदी और कहाँ पर आकर मिल गई, सिंधु नदी में। तो यहाँ पर कौन सा पास हो गया, बारालाचा। बारालाचा अगर एग्जाम में पूछ दे कि जो चिनाब नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो बारालाचा से निकलती है। और बारालाचा से भी पता है आप लोगों को 2 शाखाओं के रूप में निकलती है। कितनी शाखा के रूप में निकलती है, 2 शाखा के रूप में निकलती है। एक का नाम क्या होता है, चंद्रा, और दूसरी का नाम क्या है, भागा। एक का नाम क्या है, चंद्रा, और दूसरी का नाम क्या है, भागा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे चंद्रा और दूसरी शाखा का नाम क्या है, भागा। चंद्रा और भागा के रूप में निकलती है। और यहाँ पर एक प्लेस है, उस प्लेस का क्या नाम है, तंडी। क्या नाम है, तंडी। तंडी में ये दोनों चंद्रा और भागा शाखाएं आकर क्या होती हैं, मिलती हैं। और ये चंद्रा और भागा शाखाएं जब ज्वाइंट होती हैं तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, चिनाब। क्या नाम पड़ता है, चिनाब। और ये जो चिनाब नदी है ये यहाँ पर कौन सा प्लेस मैं आप लोगों को बताया था, मिथानकोट। मिथानकोट में आकर सिंधु से क्या होती है, मिल जाती है। इस साइड लिख देता हूं मैं। यहाँ पे कौन सा प्लेस है, मिथानकोट। मिथानकोट में आकर सिंधु से मिल जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो चिनाब है ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से, बारालाचा से। किन 2 शाखाओं के रूप में, चंद्रा और भागा शाखाओं के रूप में। चंद्रा और भागा जो है वो कहाँ पर आकर मिल गई, तंडी में। और तंडी में जब मिली तो इसका ज्वाइंट नाम क्या हो गया, चिनाब रिवर हो गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इस चिनाब नदी पर 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, यहीं पे देख लीजिए। तो कौन कौन सी हैं, सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार। ये तीनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। तो अब तक हम लोग क्या देखें कि चिनाब जो है बारालाचा पास से भागा और चंद्रा नाम से निकली, तंडी में जाकर मिल गई दोनों शाखाएं। और तंडी से आगे बढ़ते हुए कहाँ पर, मिथानकोट में आकर सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक प्लेस है, शेषनाग झील। शेषनाग झील यहाँ पर कौन सी झील है, शेषनाग। यहाँ पे क्या है, शेषनाग झील है। और इसी का एक झरना है, कौन सा झरना है, बेरीनाग। शेषनाग झील के झरने का क्या नाम है, बेरीनाग नाम है। यहीं से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, झेलम। कौन सी नदी, झेलम। तो यहाँ से ऐसे झेलम नदी निकलती है और एक झील रास्ते में इसके पड़ती है। कौन सी झील है, बुलर झील। कौन सी, बुलर झील। इस बुलर झील से होते हुए झेलम नदी, बुलर झील से होते हुए यहाँ पर झुंग एक प्लेस है। कौन सा प्लेस है, झुंग। झुंग के पास आकर किससे मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। तो हम लोग क्या देखें कि बेरीनाग झरने से झेलम नदी का ओरिजिन होता है, जो बुलर झील से होते हुए, बुलर झील से प्रवाहित होते हुए झुंग के पास आकर किससे मिल जाती है, चिनाब रिवर से मिल जाती है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन हुई, चिनाब की ट्रिब्यूटरी कौन हुई, झेलम। झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी हुई, चिनाब की हुई। और इसी झेलम रिवर के किनारे ही एक महत्वपूर्ण शहर स्थित है। कौन सा,
कश्मीर। इसको यहां भी समझ सकते हैं आप लोग कि यहां से इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोगों को कंफ्यूजन होने लगेगा। मैप में आप लोग देख लीजिएगा, यहीं पे समझिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि झेलम जो है वेरीनाग झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर होते हुए खासकर कश्मीर आप लोग जानते होंगे, तो कश्मीर होते हुए अब क्या हो गया, यूटीआई बन गया है। झुंग के पास आकर किससे मिल जाती है, चिनाव से। यहाँ जम्मू कश्मीर में ही झेलम पर एक प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है, तुलबुल। कौन सा प्रोजेक्ट है यहाँ पर, चाहे तो ऐसे बना के आप लोग लिख सकते हैं, तुलबुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसका विकास किस पे किया गया है, झेलम नदी पर किया गया है। कहां पर किया गया है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जम्मू कश्मीर में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसी बारालाचा, यहां पर आ जाइए बारालाचा के पास आप लोग, तो बारालाचा के पास ही से एक नदी और ओरिजिनेट होती है। वो कौन सी नदी है, रावी। कौन सी नदी है, रावी। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पास है, कौन सा, रोहतांग। क्या है, रोहतांग दर्रा है, ये भी मैं आप लोगों को बताया था। रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, रावी। यहाँ से रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है और ये भी किसमें जाकर मिलती है, ये भी जाकर चिनाव में मिल जाती है। चिनाव में कहाँ पर मिलती है, ये सराय सिंधु के पास। ये कहाँ पर मिलती है, सराय सिंधु के पास। सराय सिंधु के पास रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है और प्रवाहित होते हुए, तो रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है और सराय सिंधु में जाकर, सराय सिंधु के पास जाकर किससे मिल गई, चिनाव नदी से। ये चिनाव नदी से मिल गई। तो ये जो रावी नदी है, ये इस पर पंजाब में एक डैम का निर्माण किया गया है। किस डैम का निर्माण, इस पे किस डैम का निर्माण किया गया, थीन डैम का निर्माण किया गया है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि थीन बांध किस पर बनाया गया है, तो थीन बांध किस पर बनाया गया है, रावी पर बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया है, पंजाब में बनाया गया है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि ये रावी पाकिस्तान में भी जाती है और पाकिस्तान में इस पे एक महत्वपूर्ण शहर पाकिस्तान में स्थित है, कौन सा, लाहौर, जहाँ पे हम लोगों के स्वतंत्रता का प्रथम तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो कब फहराया गया था, कमेंट कर कर बताइएगा आप लोग। तो हम लोग रावी नदी को देखते हैं कि रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, पंजाब में इस पर थीन बांध बनाया गया है और सराय सिंधु के पास जाकर एक किससे मिल गई, चिनाव नदी से मिल गई। ठीक, अब इसी रावी के नीचे, मतलब रोहतांग दर्रा के जस्ट नीचे आप लोग देखेंगे एक ब्यास कुंड जगह है। कौन सा जगह है, ब्यास कुंड। कौन सा प्लेस है यहाँ पे, ब्यास कुंड प्लेस है, ब्यास कुंड। इस ब्यास कुंड से एक रिवर निकलती है, इस ब्यास कुंड से भी एक रिवर निकलती है जो किससे आकर मिलती है, सतलज से। किस नदी से आकर मिलती है, सतलज से। तो ये जो यहां से ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकल रही है, ब्यास नदी निकल रही है। ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकल रही है, यहाँ से किस नदी का ओरिजिन हो रहा है, ब्यास रिवर का ओरिजिन हो रहा है। और यहाँ से आप लोगों को पता होगा कि कौन सी नदी आती है, अभी मैं इसको बताऊंगा। सतलज रिवर आ रही है और ये सतलज रिवर किस में जाकर मिल जाती है, चिनाव में जाकर मिल जाती है। तो ये जो ब्यास रिवर है, ये सतलज नदी से आकर क्या होती है, हरिके के पास, किसके पास, हरिके एक प्लेस है, हरिके के पास क्या होती है, सतलज से मिल जाती है।
और इसी हरिके के पास क्या बनाया गया है, एक हरिके बैराज बनाया गया है। क्या बनाया गया है, हरिके बैराज बनाया गया है। और इसी से कौन सी कैनाल निकाली गई है, कौन सी कैनाल निकाली गई है, इंदिरा कैनाल निकाली गई है, इंदिरा नहर, जो राजस्थान के रेतीली भूमि को क्या करती है, सिंचित करती है। तो हम लोग क्या देखें कि ब्यास कुंड के पास से ब्यास नदी निकलती है और किसमें आके हरिके के पास किससे मिल जा रही है, सतलज से मिल जा रही है। और हरिके के पास ही इन दोनों के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया है, जहां से कौन सी कैनाल निकाली गई है, इंदिरा कैनाल निकाली गई है, जो क्या करती है, राजस्थान के रेतीली भूमि को हरा भरा कर रही है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्यास नदी है ये किन किन प्लेस से होकर प्रवाहित होती है। जो ब्यास नदी है ये कुल्लू और मनाली से होकर प्रवाहित होती है और उसके बाद हरिके के पास आकर मिलती है। तो दो महत्वपूर्ण शहर भी हैं ब्यास नदी पर, कौन कौन से हैं, कुल्लू और मनाली। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कौन सी रिवर थी, सतलज रिवर। तो सतलज रिवर जो है इसका भी ओरिजिन यहाँ से आप लोग देखेंगे, ये जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है इसी के नीचे बगल में मानसरोवर झील के पास ही एक और झील है, कौन सी, राकसताल झील। राकसताल झील से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी। और ये क्या होती है, सिपकिला पास होते हुए सिपकिला पास से इंडिया में प्रवेश करती है और उसके बाद जाकर किससे मिल जाती है, चिनाव से मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सतलज को आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, राकसताल झील से। सतलज नदी कहाँ से निकल रही है, राकसताल झील से। जब राकसताल झील से सतलज नदी निकलती है तो यहाँ पर इसका जो तिब्बत में आप लोगों को मैं बताया था कि जो यहाँ पे जो मानसरोवर वाला एरिया है यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, इधर ब्रह्मपुत्र हो गई और इधर सिंधु हो गई और इधर कौन सी हो गई, सतलज हो गई। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो सतलज नदी ये भी तिब्बत वाले क्षेत्र चाइना से ही प्रवाहित होकर आती है। तो जो चाइना वाला या तिब्बत वाला क्षेत्र है वहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है, लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा पास है, सिपकिला पास से इसकी एंट्री कहाँ पे होती है, भारत में होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो सिपकिला दर्रे से इसका क्या होता है, भारत में प्रवेश होता है। तो सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसकी एंट्री होती है इंडिया में। उसके बाद क्या होता है, हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए कहाँ पर चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि इसी सतलज से आप लोग देखिए यहाँ पे कौन सी नदी आकर मिली, ब्यास नदी मिली। तो हम लोग देखते हैं कि इसी सतलज नदी पर एक डैम बनाया गया है। कौन सा डैम बनाया गया है, भाखड़ा नांगल डैम। अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। डैम जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसी सतलज रिवर पर एक परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, कौन सी, नाथपा झाकरी। कौन सी है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना का भी विकास किया गया है। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा लुधियाना जो है इसी सतलज नदी के तट पर ही स्थित है। तो अब तक हम लोग किस किस नदी को देखें, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये जो है कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो सिंधु नदी के बाएं किनारे से मिलती हैं। एक नदी देखिए और है यहाँ पर, आप लोग नाम सुने होंगे, किशन गंगा।
कौन सी नदी है? किशन गंगा नदी, किशन गंगा नदी। इसको पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है और एक इसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है। और किशन गंगा के नाम से किशन गंगा जल विद्युत परियोजना का भी विकास किया जा रहा है। तो यहाँ पे किशन गंगा रिवर है जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की। तो इस तरह हम लोग देखें कि सबसे मुख्य नदी है। अगर इसमें सब ऑप्शन में दे के पूछ दे कि निम्न में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है, तो सिंधु की सबसे मुख्य और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? चिनाब होगी। अब चिनाब की देखिए सहायक नदी कौन है? झेलम आके चिनाब में मिल गई, उसके बाद रावी आकर किस में मिल गई? चिनाब में मिल गई। इधर से सतलज भी आकर किससे मिल गई? चिनाब में मिल गई। ब्यास आकर सतलज में मिल गई। और देखिए सबकी संयुक्त धारा जो है मिठानकोट के पास आकर किससे मिल गया? सिंधु नदी से मिल गया। इसके अलावा एक चीज और आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, इन नदियों के प्राचीन या वैदिक नाम भी पूछे जाते हैं। आइए उसको भी मैं बता देता हूं, यहीं पे नोट कर लीजिएगा आप लोग। इन नदियों के प्राचीन नाम अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सिंधु को सिंधु नदी ही बोलते हैं। इंडस रिवर आप लोग जानते ही हैं। झेलम का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? वितस्ता है। इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है या वैदिक कालीन नाम क्या है? वैदिक काल में इसको किस नदी के रूप में जानते थे? वितस्ता के नाम से जानते थे। उसके बाद चिनाब को किस नाम से जानते थे? अस्किनी के नाम से किसको पुकारते थे? चिनाब को। उसके बाद रावी को किस नाम से पुकारते थे? परुसड़ी। आप लोग जानते होंगे इसी के तट पर दशरागी युद्ध भी हुआ था। इसको एक और नाम से पुकारते हैं, इरावती। रावी के दो प्राचीन नाम है, कौन से? परुसड़ी और इरावती। अगर वैदिक काल आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे तो देखेंगे जो 10 राजाओं का दशरागी युद्ध हुआ था वो इसी परुसड़ी नदी के तट पर ही लड़ा गया था। ब्यास का पुराना नाम क्या है? विपाशा के अलावा एक इसका और नाम है आर्गिकिया। ब्यास को दो नामों से जानते हैं, विपाशा और आर्गिकिया। सतलज को क्या बोलते हैं? शतुद्री। इसको क्या बोलते हैं? शतुद्री बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सिंधु के दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों को। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए आप लोग, इनका नॉर्थ टू साउथ क्रम भी यही है। आप लोग देखिए सबसे ऊपर सिंधु है, सिंधु के बाद झेलम के बाद चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अगर इनको अरेंज करने के लिए भी दे दे तो ये क्रम आप लोग याद कर लीजिएगा। चाहे तो इसको इस तरह भी याद कर लीजिएगा, सीधे झे या धे, सीधे चीरा ब्यास, सीधे चीरा ब्यास। चीरा मतलब फाड़ना, अलग करना। तो सीधे, टेढ़े मेढ़े नहीं, कैसे चीरे? सीधे चीरे। कौन चीरे? एक ब्यास व्यक्ति है, उनको कहा जा रहा है कि सीधे चीरिए। सी से सिंधु, झे से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इस क्रम को भी याद रखिएगा आप लोग। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु के दाएं किनारे से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को बताया था कि जब मैं आप लोगों को माउंटेन पढ़ा रहा था तो एक काराकोरम रेंज अभी मैं बताया हूँ, और यहाँ पर एक ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है, कौन सा? सियाचिन। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन। और इसी सियाचिन के बगल में एक और ग्लेशियर है, उसका क्या नाम है? उसको मैं अलग कलर से यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। एक और ग्लेशियर है, उसका क्या नाम है? रीमो ग्लेशियर। क्या नाम है? रीमो ग्लेशियर। इसको सियाचिन की जिह्वा भी कहा जाता है, टंग ऑफ सियाचिन। सियाचिन की टंग कहा जाता है। इस तरह एग्जाम में पूछ सकता है कि सियाचिन की टंग किसे कहा जाता है, तो रीमो ग्लेशियर को कहा जाता है। तो इस रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है यहाँ से ऐसे, और किस में आकर मिल जाती है? सिंधु में आकर मिल जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से रीमो ग्लेशियर है,
रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है। कौन सी नदी है वो? श्योक। कौन सी रिवर है? श्योक। श्योक नदी कहाँ से निकली? रीमो ग्लेशियर से निकली, और रीमो ग्लेशियर से निकलकर किससे आकर मिल गई? सिंधु नदी से मिल गई। और यहाँ पर सियाचिन से एक नदी निकलती है, नुब्रा। कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से नुब्रा नदी आती है, और वो नुब्रा नदी किससे मिल जाती है? श्योक से मिल जाती है। यहाँ पे कौन सी नदी होगी? नुब्रा नदी। ये सब दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को पता भी होगा कि ये कौन सा क्षेत्र है? गिलगिट वाला क्षेत्र है, गिलगिट वाला एरिया है। तो गिलगिट में एक नदी निकलती, यहाँ पे एक झील है, यहाँ पर एक झील है, सांदूर झील। कौन सी झील है? सांदूर झील। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एक मिनट। एक झील है, कौन सी? सांदूर झील। सांदूर झील से एक गिलगिट, क्या नाम है? गिलगिट। तो यहाँ पर इससे कौन सी रिवर आकर मिलती है? गिलगिट रिवर मिलती है। ये वाला जो एरिया है गिलगिट के नाम से जाना भी जाता है। तो गिलगिट रिवर आकर मिलती है। उसके बाद हम लोगों का कौन सा क्षेत्र आ जाता है? उसके बाद अफगानिस्तान वाला क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान की सीमा लगती है। तो हम लोग देखते हैं कि अब इस अफगानिस्तान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, काबुल। कौन सी नदी है? काबुल नदी है। काबुल ये कहां से निकलती है? हिंदुकुश पर्वत से। कहां से निकल रही है? हिंदुकुश से। हिंदुकुश पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? काबुल। और वो काबुल कहां पर आकर मिल जाती है? सिंधु से आकर मिल जाती है पाकिस्तान में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इस काबुल की जो है एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कौन सी? स्वात। कौन सी नदी है? स्वात। ये स्वात नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वात नदी में क्या होता है कि पाकिस्तान में स्वात नदी घाटी में बहुत अधिक कृषि की जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो काबुल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है पाकिस्तान में, कौन सी नदी है? स्वात। इस स्वात नदी के जल का प्रयोग जो है पाकिस्तान में गेहूं और गन्ना के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसीलिए इसे पाकिस्तान का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ दे आप लोगों से कि पाकिस्तान का स्वर्ग किस नदी को कहा जाता है, तो स्वात नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी घाटी में गन्ना और गेहूं की बहुत अधिक खेती की जाती है। इसके अलावा इस काबुल की ही एक और सहायक नदी है। वो कौन सी सहायक नदी है? कुनार। कौन सी है? कुनार। कुमार मत लिखिएगा, कुनार। तो हम लोग देखें हिंदुकुश पर्वत से काबुल नदी निकलती है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, कुनार और स्वात। और ये सब जाकर किससे मिल जाती है? पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके अलावा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक और नदी इससे आकर मिलती है। वो कौन सी नदी है? कुर्रम। कौन सी नदी है? कुर्रम नदी है। फिर और अगर हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो एक नदी और आकर मिलती है, गोमल। कौन सी नदी? गोमल। और ये कहां से निकलती है? किरथर पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? किरथर पर्वत से। कौन सी नदी निकलती है? गोमल। और किससे आकर दाएं साइड से मिलती है? सिंधु नदी से मिलती है। और इस गोमल नदी की दो सहायक नदियां हैं। इस गोमल की भी दो सहायक है, एक है झोब और दूसरी कौन सी है? कुंडार। यहाँ पे देखिए, कुनार थी काबुल की सहायक नदी, और यहाँ पे गोमल की सहायक नदी कौन सी है? कुंडार और झोब। और ये जो है कहां से निकल रहा है?
सुलेमान और किरथर पर्वत से होकर आती है। तो जो गोमल नदी है वो किससे, सुलेमान किरथर पर्वत से होते हुए आती है और पाकिस्तान में सिंधु से मिल जाती है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, कुंडार और झोब। तो हम लोग क्या देखें कि सिंधु के दाएं किनारे से मिलने वाली कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं, श्योक, श्योक के बाद कौन सी नदी थी, गिलगिट, अभी मैं बताया हूं यहाँ पे, ये कौन सी नदी है, गिलगित नदी है, जो कहां से निकलती है, सांदूर झील से निकलती है। गिलगिट के बाद काबुल, काबुल के बाद कुर्रम, कुर्रम के बाद गोमल। ये इसके दाएं किनारे से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। और बाएं किनारे से नदियों को आप लोग देख ही चुके हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सिंधु नदी के बारे में थी। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।